हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, मैंने वो सभी टॉपिक्स दोस्तों आपके लिए कवर किए हैं और उनको दोस्तों वन बाय वन चैप्टर वाइज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर वन, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो दोस्तों साइंस में सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दोस्तों हर चैप्टर से दोस्तों मिनिमम एक और दो या तीन क्वेश्चन आने की संभावना है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो दोस्तों हर चैप्टर से आपका आएगा और ज़्यादातर दोस्तों दो क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से। तो एक तो आना ही है, दो भी आ सकते हैं और बाय चांस किसी एक चैप्टर से दोस्तों तीन भी आ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो दोस्तों पक्का है। तो बात करें दोस्तों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, रबी एंड खरीफ क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगाया है। इससे तो दोस्तों समझो क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें दोस्तों आपको रबी और खरीफ में इसका सीजन याद कर लेना है कि रबी क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में। इसका दोस्तों मंथ याद कर लेना है, किस मंथ से किस मंथ तक उगाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था रबी के लिए रोम और खरीफ के लिए कंजूस, दो ट्रिक्स आपको बताई थी। आर से रबी, ओ से अक्टूबर, एम से मार्च। तो रबी फसल है जो अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है। और आपको पता है दोस्तों अक्टूबर से मार्च कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु, विंटर सीजन होता है। तो ये विंटर सीजन में। कंजूस दोस्तों के से खरीफ, जे से जून और एस से सितंबर। तो ये जून से सितंबर में उगाई जाती है दोस्तों। और जून से सितंबर में आपको पता है वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन। तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद कर लेना है और इसके एग्जाम्पल पाँच पाँच एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही दोस्तों आपको एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। उन्हीं में से दोस्तों ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियाँ। दोस्तों सीरीज वाइज आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद बुआई होती है यानी कि बीज को बोया जाता है। जो जो भी दोस्तों सीरियल वाइज आपको सभी याद कर लेना है कि बीज बोने के बाद क्या होता है, सिंचाई होती है, ये खाद गिरा जाता है, या फिर कटाई वगैरह जो भी होती है दोस्तों, खरपतवार से सुरक्षा, सब आपको सीरीज वाइज याद कर लेना दोस्तों। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स यानी कृषि औजार। तो कृषि औजार भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा औजार है, जो कौन सा टूल है बीज बोने के लिए यूज किया जाता है, या कौन सा टूल है जो वो खरपतवार निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और अगर आप इससे एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कर लेना। लेकिन दोस्तों कम से कम इन टॉपिक्स को तो आप कर लेना, इनमें से किसी भी टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं, अच्छे से कर लेने हैं। बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों मैंने बता दिया कि सभी क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है आपके चैप्टर है। अब बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है 5 टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस और फंगी यहाँ पे होते हैं दोस्तों। और एक और है दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, एक और है दोस्तों बैक्टीरिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो इन सभी को आपने याद कर लेना है। और इसका एक ट्रिक बताई थी दोस्तों यहाँ पे, PAV, पाव, बी से भाजी, एफ से फ्री। तो पाव भाजी फ्री, ये नाम याद करने की ट्रिक थी। पी से प्रोटोजोआ, ए से अलगे, वी से वायरस, बी से बैक्टीरिया, एफ से फंगिन। तो आपको ये दोस्तों याद कर लेने पांचों के पांच, और ये तो करने ही हैं। साथ में दोस्तों इनके एग्जाम्पल कि प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। एल्गे में कौन आते हैं, वायरस तो दोस्तों इसके तो एग्जाम्पल दिए नहीं हुए। बैक्टीरिया में दोस्तों याद कर लेने हैं। और फंगस में जो जो आपके मतलब एग्जाम्पल्स हैं कवक में, वो याद कर लेने हैं। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो इस चैप्टर में है, जहाँ से समझो क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों, वो है डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी दोस्तों प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी जो है कोज की जाती है, एल्गे से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगस से। तो जो जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे कौन सी बीमारियाँ मतलब कि कौन सी बीमारियाँ इनसे फैलती हैं, या कौन सी बीमारियाँ ये कोज करते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बीमारियों से दोस्तों क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है इस चैप्टर से। उसके बाद दोस्तों डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। दोस्तों आपके जो ये चैप्टर है, इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवर या इन्वेंट किया है। तो उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव्स, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो आपको बता देगा कि ये वाला फूड प्रिजर्वेटिव इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए ये नहीं किया जाता। तो आपको वहाँ पे बताना होता है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है। तो स्टेटमेंट वाला चैप्टर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। ये भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं दोस्तों, फूड प्रिजर्वेटिव। अब बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे। तो ये भी दोस्तों इसमें से क्या आने वाला है, सबसे पहले तो आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, आपको पता होने चाहिए दोस्तों नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊन हो गया जिसको वूल बोल देते हैं, सिल्क हो गया, तो जूट हो गया, यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल हैं। और सिंथेटिक में दोस्तों रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह ये हमारे सिंथेटिक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिंथेटिक कौन सी है, नेचुरल कौन से हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ जो सिंथेटिक वाले उनको चूज करो, या फिर जिस ग्रुप में सभी नेचुरल है उसको चूज करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेयोन। रेयोन से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। रेयोन को दोस्तों आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, आपको याद कर लेना है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक एंड पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में दोस्तों जैसे पॉलीकोट किससे मिलकर बना है, पॉलिएस्टर और कॉटन से, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और वूल से। तो इस टाइप से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो तीनों टॉपिक्स दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं चैप्टर 3 में। बात करें दोस्तों चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो मेटल एंड नॉन मेटल में दोस्तों आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है कि मेलिबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है दोस्तों, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शनल केसेस, यानी दोस्तों जैसे सोडियम है। सोडियम दोस्तों एक ऐसी धातु है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील भी है, और इसको दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। तो जो भी एक्सेप्शनल केस हैं, यानी कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों, एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर किस में पाई जाती है, मतलब कमरे के ताप पर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ऐसे ही दोस्तों जो यहाँ पे मरकरी हो गया, ये धातु है, मेटल है, ये भी दोस्तों कमरे के ताप पे किस में लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। तो जो ग्रेफाइट है दोस्तों ये अधातु है, नॉन मेटल है, ये कंडक्ट करता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो कंडक्ट नहीं करती। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो जितने भी दोस्तों एक्सेप्शनल केस हैं उनको आपने पढ़ लेना कि वो एक्सेप्शनल किसके कारण है, उनमें क्या अलग है बाकियों से, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है जिसमें रिएक्शन आती है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है एक बार। उसके बाद दोस्तों बात करें चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। दोस्तों सबसे पहले आपको जो क्षय और अक्षय प्राकृतिक संसाधन है उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इनके एग्जाम्पल कि क्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से, इनके एग्जाम्पल आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों समझो, इससे तो क्वेश्चन पक्का आता ही है हर साल, पेट्रोलियम के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि पेट्रोलियम के कौन कौन से संघटक है। एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों सभी संघटक एक उसमें टेबल में बना के दिए हुए हैं, तो आपने अच्छे से वो पढ़ लेने, याद कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक आपको पढ़ना है कि कोयला है जो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, कार्बोनाइजेशन के द्वारा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपको पढ़ लेना है। और इसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों कोक, कोलतार और कोल गैस, ये भी आपने पढ़ लेने हैं, जिसमें कोलतार दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कोलतार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है कि इसका क्या यूज़ है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ यूज़ होता है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो वो ये भी दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइजेशन से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों कंबशन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला। इसमें दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। इससे तो दोस्तों समझो क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अभी लास्ट ईयर ही दोस्तों इसी से 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, और दोनों कैलोरीफिक वैल्यू से आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू। इसका भी दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल बना हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। दोस्तों जो गैसेस फ्यूल होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लिक्विड वालों की थोड़ी कम होती है, और जो सॉलिड होते हैं उनकी उनसे भी कम होती है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद उससे कम एलपीजी की। तो आपके जो डायग्राम दिया हुआ दोस्तों एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपको सभी जो वैल्यूज है वो याद कर लेनी है। तो ज़्यादा औखी भी नहीं है, मतलब मुश्किल भी नहीं है, वो सही है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। जब दोस्तों फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड।
दोस्तों ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही दोस्तों धम गोटू गैस या फिर जहरीली विषैली गैस होती है ये, इससे दोस्तों मौत भी हो सकती है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन आ सकता है। CO2 दोस्तों ज़्यादातर जब फ्यूल जलाए जाते हैं तो उनसे दोस्तों CO2 क्या निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। NO2 SO2 ये दोस्तों क्या है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। एसिड रेन से भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। गुड फ्यूल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। तो ये दोस्तों चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करें दोस्तों चैप्टर 7 है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन पढ़नी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, जू क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इनकी जो डेफिनेशन है वो दिखने में सिमिलर सी लगती हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में हम क्या नहीं कर पाते, इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते, क्या डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों इनमें डिफरेंस होता है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही क्या है, ईजी भी है। अगर आप इनको ध्यान से समझो, थोड़ा हाँ मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ के करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक बार इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, इनको भी आप पढ़ लेना दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो डिफोरेस्टेशन है दोस्तों, वनोन्मूलन, ये दोस्तों आपको पक्का पढ़ लेना है कि इसके क्या क्या कारण है और क्या क्या परिणाम है, यानी ये क्यों होता है, और परिणाम आपको पढ़ लेना है कि डिफोरेस्टेशन होने से क्या क्या नुकसान है या फायदा है। वैसे तो नुकसान ही होगा, तो उसके क्या परिणाम है, क्या होता है इससे, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, क्या है, वो सभी परिणाम आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। तो इससे भी क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में संभावना है। बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका वाला जो चैप्टर है, ये भी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, सभी डिफरेंसेस प्लांट और एनिमल सेल में जितने भी डिफरेंस हैं सभी आपको पता होने चाहिए, चाहे वो सेल वॉल का डिफरेंस हो या किसी अन्य जो सेल ऑर्गेनेल है उसका डिफरेंस हो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, सेल के दोस्तों कौन कौन से अंग होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी प्रजनन। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको दोस्तों फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों के बारे में पढ़ लेना है। आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किस में इंटरनल, तो इनके एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं दोस्तों। टाइप तो आपको पता चलेगा इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल के भी एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं और एक्सटर्नल के भी, कि किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और किन जीवों में इंटरनल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको कर लेना है, जो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक है दोस्तों ओवीपेरस और विविपेरस एनिमल्स, अंड प्रजक जो जो दोस्तों ये होते हैं जरायुज, इनको आपने अच्छे से पढ़ देना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि कौन कौन से ओवीपेरस हैं, कौन कौन से विविपेरस एनिमल्स हैं। उसके बाद दोस्तों जो दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, हाइड्रा में बडिंग होती है, बाइनरी फिजन अमीबा में होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बडिंग किस में होती है, बाइनरी फिजन किस में होता है। और क्लोनिंग तो दोस्तों आपको पता है, जो डोली भेड़ थी उसकी क्लोनिंग की गई थी, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है दोस्तों इस चैप्टर के जो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 10 का है दोस्तों एडोलोसेंस, किशोरावस्था। इससे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स, कायांतरण। दोस्तों जो टेडपोल का कायांतरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इससे रिलेटेड दोस्तों जो थायरोक्सिन हार्मोन है, आयोडीन की कमी वगैरह, तो ये दोस्तों इसी से रिलेटेड जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। और उसके बाद दोस्तों जो ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं, और उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से हार्मोन ग्लैंड्स क्रिएट करती हैं, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ग्लैंड के नाम भी और हार्मोन के नाम भी, और उन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको फोर्सेस के टाइप पता होने चाहिए, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट। कंटैक्ट में दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स वगैरह, और नॉन कंटैक्ट में भी दोस्तों ग्रेविटेशनल होगी। तो जो भी फोर्सेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपको बोला जाएगा
कि हम बॉक्स उठाते हैं तो कौन सी फोर्स उसमें यूज होती है, मस्कुलर फोर्स उसमें लगती है। तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि दो चार्जेस हैं उनके बीच कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आपको जितनी भी फोर्सेस हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कि कौन सी फोर्स कब लगती है, कहाँ पे, मतलब किस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, किसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, किसको ग्रेविटेशनल कहेंगे। तो अच्छे से आपको पता कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आपको दोनों अच्छे से कर लेना है और फॉर्मूला भी याद कर लेना है। फॉर्मूला याद हो गया दोस्तों तो यूनिट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बात करें चैप्टर 12। चैप्टर 12 है दोस्तों फ्रिक्शन यानी घर्षण। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक, वो भी या तो फ्रिक्शन बढ़ाया कैसे जा सकता है, घटाया कैसे जा सकता है। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जो एप्लीकेशंस हैं या फिर डिक्रीज करने की जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कहाँ पे ये फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है और कहाँ पे डिक्रीज, ये दोनों दोस्तों आपको एप्लीकेशंस पढ़ लेनी है, आपकी बुक में दी हुई है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 13 जो कि है दोस्तों साउंड यानी ध्वनि। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वाइब्रेशन क्या है, कंपन क्या है। इसकी परिभाषा टू एंड फ्रो मोशन होता है जो किसी भी मेन पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, जैसे दोस्तों लाउडनेस हो गया, पिच हो गई, क्वालिटी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इनमें लाउडनेस है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, और कैसे डिपेंड करती है। इसके दोस्तों स्क्वायर के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लाउडनेस अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ती है। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। ज़्यादातर चांस है दोस्तों लाउडनेस से ही पूछा जाए, लेकिन आपको पिच और जो क्वालिटी है वो भी पढ़ लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में एक रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। और रेंज ऑफ हियरिंग, श्रव्यता की परिसीमा, यानी दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम कौन सी होती है, 20 से 20,000 कौन सी होती है, और 20,000 से ऊपर कौन सी होती है। अल्ट्रासोनिक होगी और जो ऑडिबल इनऑडिबल, ये सभी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। तो ये कुछ टॉपिक्स दोस्तों इस चैप्टर के हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चैप्टर है। और दोस्तों इससे 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रभाव। दोस्तों विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, हीटिंग यानी तापीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव, और केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव। तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय यानी कि विद्युत धारा के कौन से प्रभाव हैं या नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका केवल हीटिंग यानी कि हीटिंग इफेक्ट होता है, तापीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक होता है, केमिकल, तीनों, तो तीनों होते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 ही भी आ सकते हैं लेकिन 2 तो पक्का है। अब दोनों दोस्तों या तो एक ही टॉपिक से आएंगे या अलग अलग टॉपिक से आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन भी दोस्तों इससे आ सकते हैं। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर और बैड लिक्विड कंडक्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लिक्विड कंडक्टर कि कौन सा सोल्यूशन गुड कंडक्टर है और कौन सा सोल्यूशन बैड कंडक्टर है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। ये भी दोस्तों एनसीईआरटी में कुछ कंडक्टर दिए हुए हैं, उनको अपने अच्छे से पढ़ लेना है। और प्रीवियस ईयर में जो जो भी पूछे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक दोस्तों आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस हैं, इसको मतलब इसके जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो एप्लीकेशंस है दोस्तों वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। इन्हीं एप्लीकेशंस में दोस्तों एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये आपको पढ़ लेना है, इलेक्ट्रो टाइपिंग वगैरह, तो जो भी इसकी एप्लीकेशंस है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टर स्केल और सिज्मोग्राफ, यानी रिएक्टर पैमाना और सिज्मोग्राफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप भी है, इनके साथ साथ उसे भी आप पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों चार्जेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से होती है, तो आपको ये पढ़ लेना है। और एक भूकंप के परिणाम आपको पढ़ लेना है कि भूकंप के कारण क्या क्या हो सकता है, सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन, तो जो जो भी है वो भी इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है आपका। यहाँ से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर। इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसमें दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर के बारे में दोस्तों आपको पढ़ लेना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेना है। एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, प्लेन मिरर से आप जितना दूर खड़े होते हो उतनी ही दूर पीछे प्लेन मिरर में उतनी दूर मतलब आपकी क्या इमेज बनती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पर हो तो आपकी
आपके बीच में और आपकी इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो डबल हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। क्योंकि 5 मीटर आप यहाँ पे आगे खड़े हो तो इमेज 5 मीटर पीछे बनेगी, तो आपके और इमेज के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर रिफ्लेक्शन से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको पता होगा दोस्तों, एक एंगल आई होता है, एक एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों आपसे एंगल आई दे देगा तो आर पूछ लेगा, दोनों इक्वल होते हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि इन दोनों का जोड़ 120 है तो एंगल आई कितना है, तो 60 हो जाएगा। अगर ये दोनों का जोड़ 120 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 60। या इस प्रकार दोस्तों इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कोर्निया, आइरिस वगैरह, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 17, इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुक्र ग्रह, वीनस जो प्लेनेट हैं। इससे दोस्तों क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इसको दोस्तों क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और दोस्तों कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है प्लैनेट्स की, जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है वो आपको पढ़ लेनी है। जैसे कि जो शनि ग्रह है उसकी डेंसिटी कम है। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लाइट ईयर। इससे दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, लेकिन जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट पता है वो तो कर देता है, अदरवाइज बच्चे गलत भी इसको मतलब टिक करके आते हैं। क्वेश्चन सिंपली दोस्तों क्या है, आपको पता होगा वन लाइट का मतलब एक वर्ष में जो कोई भी मतलब प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है, तो उसको हम वन लाइट ईयर कहते हैं। तो जितना दोस्तों यहाँ पे आपको बताया होता है कि इतना टाइम लगा, वो इसका डायरेक्ट आंसर होता है। तो ये भी आपको करवाया हुआ है, इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो तारामंडल है, कंस्टलेशन, इसके बारे में आपने पढ़ लेना है, जिसमें ग्रेट बियर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंस्टलेशन कौन कौन से हैं, तारामंडल बनते हैं, इनमें ग्रेट बियर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना है। बाकी के बारे में भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों एक तो एसिड रेन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों वन महोत्सव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण, या ग्रीन हाउस गैसेज भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 3-4 टॉपिक दोस्तों इस चैप्टर से जो आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो दोस्तों ये हमारे 1 से लेकर 18 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और इनके साथ साथ अगर आप और भी टॉपिक्स को कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कम से कम ये टॉपिक्स आपको जरूर कर लेने हैं। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मैंने बनाई है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने स्टार्ट किया है, ताकि वो कम समय में इन टॉपिक्स को पढ़ के एक अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक्स तो करने ही हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। और जो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, जो अपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उन सबको भी आपको रिवाइज करके जाना है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है दोस्तों कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये तो आपको करके जाने हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये हर बार दोस्तों क्या है, क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं। तो आपको ये तो दोस्तों करने ही करने हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप दोस्तों और भी टॉपिक्स को यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है जो बहुत ही जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट 2019, 20, 21, 22, इनके दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 19, 20, 21, 22, इनमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए उनको अच्छे से कर लेना दोस्तों। क्योंकि अगर पैटर्न वही रहा दोस्तों 19, 20, जो ये पैटर्न है दोस्तों 19 से लेके सेम पैटर्न चला हुआ है, अगर 2023 में भी यही पैटर्न रहता है तो दोस्तों जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं तो मोर देन 30+ क्वेश्चन दोस्तों इसी पैटर्न से आने वाले हैं। और अगर यही सेम रहा फिर तो दोस्तों समझो 35 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लेकिन अगर दोस्तों पैटर्न में हल्का सा डिफरेंस हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, फिर दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन अलग भी आ सकते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम चांस है दोस्तों पैटर्न चेंज होने की या अलग होने की। ज़्यादातर चांस ये है कि जो पैटर्न यहाँ से चला आ रहा है वही पैटर्न आपका अब की बार भी आने वाला है। और उन पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे। तो मोर देन 30% क्वेश्चन इस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आपके जो टॉपिक्स है दोस्तों बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं अगर आप दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो। और ये तो करने ही है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको जल्दी से कर लेने हैं, टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। तो दोस्तों उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है ये भी जरूर करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। तो वीडियो भी दोस्तों लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी दोस्तों इसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से जुड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।